नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मायावी पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं और इन 10 सालों में मुझे ट्रक चलाने का काफी अच्छा अनुभव भी हो गया है। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो अब मैं आपको उस रात के बारे में बताता हूं जब मुझे अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। वह रात मेरे लिए एक ऐसी रात बन गई जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। दरअसल यह बात कुछ साल पहले की है। हर बार की तरह इस बार भी मुझे एक शहर से दूसरे शहर माल को डिलीवर करने की स्टीबेडीड्रेस, लेकिन इस बार मुझे अपने शहर से झारखंड के एक जिले में माल को डिलीवर करने जाना था। इस सफर में घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां रास्ता सुनसान और डरावना था। अब मैं अपने ट्रक में माल को लाद करके अपनी मंजिल की ओर निकल जाता हूं। काफी देर ट्रक चलाने के बाद मैं अपने शहर की सीमा को पार कर लेता हूं। हालांकि सफर काफी लंबा था लेकिन अच्छा गुजर रहा था। इस बार का जो सफर था वो मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो खलासी था उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह इस सफर में मेरे साथ नहीं था। अब इतने लंबे सफर में अकेले ट्रक को ले जाना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें खलासी की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में यह सफर अकेले ही लिखा था। अब मैं अपने सफर को आगे बढ़ाता हूँ। काफी देर तक ट्रक चलाते रहने के बाद अब मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर और चलने के बाद मुझे एक ढाबा नजर आ जाता है। मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की तरफ मोड़कर ढाबे की पार्किंग में लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं ट्रक से उतरकर ढाबे में चला जाता हूँ। कुछ देर बाद खाना आ जाता है। खाना देखकर मेरी भूख और बढ़ जाती है। फिर मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद कुछ देर तक मैं उस ढाबे के बाहर टहलता हूँ। अब रात होने में कुछ ही वक्त बचा हुआ था। थोड़ा टहलने के बाद मैं अपने ट्रक में बैठ जाता हूँ और फिर अपने ट्रक को स्टार्ट करके उस ढाबे से अपने सफर की ओर निकल जाता हूँ। मुझे अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था अपनी मंजिल की तरफ निकले हुए कि अब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसके बाद मैं ट्रक के अंदर कुछ गाने लगाता हूँ और सफर का मजा लेने लगता हूँ। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाता है और रात हो जाती है। अब रात के अंधेरे में मैं अपने ट्रक की हेडलाइट्स के सहारे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ देर और चलने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक रोशनी दिखाई देती है। थोड़ा पास पहुंचने पर मुझे वह किसी चाय की टपरी लगती है और मेरा शक सही निकलता है, वह चाय की टपरी ही होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि रास्ता बहुत लंबा है और पूरी रात मुझे ट्रक चलाना है, क्यों ना थोड़ी चाय पी ली जाए ताकि सफर के दौरान मुझ में फुर्ती बनी रहे। फिर मैं अपने ट्रक को उस टपरी के साथ में रोक लेता हूँ और उस चाय वाले से चाय मांगता हूँ। वो टपरी वाला मुझे चाय देता है, लेकिन मेरे अलावा मुझे उस वक्त उसके पास कोई और नजर नहीं आया। लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज करता हूँ और फिर अपनी चाय को पीता हूँ। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि वो टपरी वाला मुझसे कहता है, उस्ताद जी आप किधर जा रहे हो? फिर मैं उसे अपनी मंजिल के बारे में बताता हूँ। वह मुझसे कहता है, आप जिस रास्ते से जा रहे हो वह रास्ता काफी लंबा है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचो तो एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूं जहां से आप जल्दी पहुंच जाओगे। उसकी यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, इस रास्ते के अलावा और कौन सा रास्ता है? तो वह टपरी वाला मुझसे कहता है, एक रास्ता है, थोड़ा सुनसान है, लेकिन आप अपनी मंजिल पर उस रास्ते के सहारे जल्दी पहुंच जाओगे। फिर मैं उससे कहता हूं, मेरे ट्रक में काफी ज्यादा लोड है और मैं उस रास्ते पर जाकर रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता वह रास्ता आगे कैसा हो। फिर वो टपरी वाला मुझसे कहता है, उस्ताद जी रास्ता अच्छा है, ज्यादा खराब नहीं है, बीच में थोड़ी कच्ची सड़क आएगी, लेकिन आपका ट्रक आराम से निकल जाएगा। मैंने तो आपकी मदद के लिए उस
रास्ते के बारे में आपको बताया ताकि आप जल्दी पहुंच जाओ। आगे आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसी रास्ते जाएं जहां आप जा रहे हो। उसके बाद मैं उस टपरी वाले को चाय के पैसे दे देता हूं। लेकिन अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि आखिर क्या किया जाए। माल का वक्त पर पहुंचना भी जरूरी है, और क्या शॉर्टकट लेना सही रहेगा? फिर मैं अपने ट्रक में बैठ जाता हूं और काफी देर सोचने के बाद मैं उस चाय वाले को आवाज देकर अपने पास बुलाता हूं। फिर वह चाय वाला मेरे ट्रक की खिड़की के पास आता है और मुझसे कहता है, जी उस्ताद जी बोलिए। फिर मैं उससे कहता हूं, भाई साहब आप जिस शॉर्टकट के बारे में बात कर रहे थे वह कहां पर है? तो वह मुझसे कहता है, यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के साथ ही एक सिंगल सड़क नजर आएगी। आपको उस सड़क पर चले जाना है और यह वही शॉर्टकट रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल पर जल्दी से पहुंचाएगा। उसके बाद मैं उस चाय वाले को शुक्रिया कहता हूं और वहां से निकल जाता हूं। कुछ देर चलने के बाद मुझे हाईवे के साथ में एक सिंगल रोड दिखती है। फिर मैं अपना ट्रक रोकता हूं और सोचता हूं कि शायद यह वही शॉर्टकट है जिसके बारे में उस चाय वाले ने मुझे बताया था। उसके बाद मैं अपने ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस हाईवे की तरफ मुड़ता हूं, मुझे उस रास्ते के किनारे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर कुछ लिखा होता है, लेकिन काफी पुराना होने की वजह से उस पर जो लिखा हुआ था वह धुंधला हो गया था, जिसकी वजह से वह पढ़ा नहीं जा रहा था। फिर मैंने उसे नजरअंदाज किया और आगे उस रास्ते की तरफ बढ़ गया। अब मैं उस रास्ते पर अपने ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था। रास्ता बहुत सुनसान लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ काला घना जंगल था और सड़क इतनी तंग थी कि मुश्किल से एक ही गाड़ी निकल सके। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, रास्ता और भी ज्यादा सुनसान और डरावना होता जा रहा था। उस सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज उस जंगल के सन्नाटे को थोड़ी देर के लिए तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस रास्ते पर अंधेरा भी बहुत था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस घने अंधेरे को चीरती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। उस रास्ते को देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने ये शॉर्टकट रास्ता लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पीछे मोड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि सड़क इतनी तंग थी कि ट्रक को वापस मोड़ना लगभग नामुमकिन था। फिर मैंने सोचा कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं, मुझे अब चलते रहना है ताकि मैं किसी तरह से अपने ट्रक को मेन हाईवे की दूसरी तरफ पहुंचा सकूं और जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। काफी देर तक उस सुनसान सड़क पर ट्रक चलाने के बाद मेरा गुस्सा उस चाय वाले पर बढ़ता जा रहा था जिसने मुझे यह शॉर्टकट लेकर फंसा दिया था। मैं सोच रहा था, क्यों उस चाय वाले की बात मान ली, क्यों शॉर्टकट लेने का लालच किया। इतनी देर चलने के बाद भी मैं उस सुनसान सड़क से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सड़क के किनारे ना कोई गांव, न कोई बस्ती, सिर्फ घना जंगल, चारों ओर बस अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। अब मुझे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। मुझे उस चाय वाले की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने खुद को कोसते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सड़क का कोई अंत नहीं दिख रहा था। डर का माहौल और घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीगने लगे थे और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मुझे किसी भी हाल में इस सुनसान सड़क को पार करना था। फिर मैं अपने ट्रक को थोड़ा तेज कर लेता हूं और कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द मैं हाईवे पर पहुंच जाऊं। जैसे ही मैंने ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया, मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। उसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच होगी, लेकिन उसकी कद काठी से वह काफी स्वस्थ नजर आ रहा था। वह अपना हाथ उठाकर मुझसे लिफ्ट मांगता है। उसे लिफ्ट मांगते देख मैं सोचता हूँ, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह बुजुर्ग आदमी आखिर क्या कर रहा होगा, और क्या इस बुजुर्ग आदमी को लिफ्ट देना ठीक रहेगा? क्योंकि इस सुनसान सड़क पर किसी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं लग रहा था। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सच में किसी मदद की जरूरत है। फिर मैं सोचने लगा, हो सकता है ये आदमी इसी इलाके का रहने वाला हो और शायद यह मेरी भी मदद कर सके। इस रास्ते से बाहर निकलने में मैंने अपने ट्रक को उसके पास ले जाकर रोका और खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा,
बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई परेशानी हो गई है? बूढ़ा आदमी थकी हुई आवाज में बोला। बेटा, मेरा लड़का शहर में काम करता है। मैं उससे मिलने शहर गया हुआ था। कुछ दिन वहां रुकने के बाद मैं आज वापस आया हूँ। अब शहर से वापस लौटते हुए मुझे देर हो गई और इस तरफ की आखिरी बस भी चली गई। शाम के 5 बजे के बाद इस रास्ते पर गाड़ियां कम चलती हैं, इसलिए मुझे कोई और साधन नहीं मिल पाया। अब मजबूरन मुझे पैदल ही निकलना पड़ा। यहीं थोड़ा आगे मेरा गांव है। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, इसमें मेहरबानी की क्या बात है बाबा, आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूँ। फिर वह बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक में चढ़ जाता है और मेरे पास बैठ जाता है। उसके बाद मैंने ट्रक को फिर से चालू किया और वहां से आगे बढ़ने लगा। ट्रक में चढ़ने के बाद वह आदमी पहले तो खामोश रहता है, लेकिन फिर अचानक मुझसे कहता है, बेटा तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं उस बुजुर्ग आदमी को अपनी मंजिल के बारे में बताता हूँ। फिर वह मुझसे पूछता है, तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? मैं उसे जवाब देता हूँ, बाबा यहाँ पीछे एक चाय की टपरी है और वहाँ जो चाय वाला है उसने मुझे बताया कि यह रास्ता शॉर्टकट है और इधर से जाने पर मैं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी कुछ देर खामोश रहता है और फिर मुझसे कहता है, अनजान लोगों की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए बेटा। उस आदमी की यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, बाबा क्या उसने मुझे यह रास्ता गलत बताया है? फिर वह मुझसे कहता है, नहीं बेटा, रास्ता तो यह सही है लेकिन वक्त सही नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मुझे और अजीब लगता है, लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर उसे कहता हूँ, बाबा मैं पिछले 2 घंटे से इस रास्ते पर चल रहा हूँ। यह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। आप तो यहीं के हो, आपको तो पता ही होगा कि अभी मुझे कितना वक्त लगेगा मेन हाईवे तक पहुंचने में। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, अभी तुम्हें 1 घंटा और लगेगा इस रास्ते को पार करते। उसकी यह बात सुनकर मुझे फिर से अपने आप पर गुस्सा आता है और मैं सोचता हूँ, आखिर मैंने क्यों उस चाय वाले की बात पर यकीन किया और इस रास्ते पर आया। अब मैं ट्रक की स्पीड को थोड़ा और तेज करता हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं उस रास्ते को पार कर सकूं। उसके बाद हम दोनों ट्रक में बातें करते हैं। फिर मैं उस आदमी से पूछता हूँ, बाबा आप इस उम्र में भी इतना पैदल कैसे चल लेते हो, जबकि मुझे हाईवे से उस रास्ते तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया था जहां पर आप मुझे मिले थे। तो वह आदमी मुझसे कहता है, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और चलने की आदत तो मुझे पहले की ही है। फिर मैं उस आदमी से कहता हूँ, ये तो मेरे लिए एक गर्व की बात है जो मुझे आपके साथ सफर करने का मौका मिला। उसके बाद वह आदमी मुझे अपने फौज के किस्से सुनाता है जो उसने अपनी ड्यूटी के वक्त में किए थे। फिर हम दोनों काफी बातें करते हैं। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद उस आदमी की मंजिल आ जाती है, मतलब उसका गांव आ जाता है। फिर वह मुझसे कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम्हारे साथ सफर का पता ही नहीं चला। मैं भी उस आदमी से कहता हूँ, बाबा मुझे भी आपके साथ सफर के दौरान बहुत मजा आया। उसके बाद वह आदमी मुझसे कहता है, बेटा मेरी एक बात मानोगे? तो मैं उस आदमी से कहता हूँ, हाँ बाबा जरूर मानूंगा, बोलिए। वह आदमी मुझसे कहता है, बेटा मेरा गांव यहीं पास में है, एक काम करो आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। फिर मैं उस आदमी से कहता हूँ, बाबा मुझे कल यह माल हर हाल में डिलीवर करना है और मेरा जाना जरूरी है, आज मैं चाहकर भी रुक नहीं सकता। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, मैं हर किसी को बैठने के लिए नहीं बोलता, तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे बेटे की उम्र के भी हो, मेरी बात मानो, आज की रात रुक जाओ, सुबह चले जाना। उस आदमी के बार बार बोलने पर भी मैं उसको मना कर देता हूँ और कहता हूँ, बाबा मेरी मजबूरी को समझो और मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे कल सुबह टाइम पर पहुंचना जरूरी है। अगर मुझे यह माल ना पहुंचाना होता तो मैं जरूर आज रात रुक जाता, लेकिन आज मैं रुक नहीं सकता। उसके बाद वह आदमी मान जाता है, लेकिन ट्रक में उतरने से पहले मुझसे कहता है, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मेन हाईवे तक पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन इस आधे घंटे को कम समझने की गलती मत करना। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा और मैं उस आदमी से कहता हूँ, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आधे घंटे को कम मत समझना? फिर वह आदमी मुझसे कहता है, इस बात पर ज्यादा मत सोचो
और मेरी बात को ध्यान से सुनो। रास्ते में कुछ भी हो जाए, किसी को लिफ्ट मत देना, और चाह कर भी अब इस रास्ते पर ट्रक को मत रोकना। और अगर किसी इमरजेंसी के चलते रुकना भी पड़े तो गलती से भी ट्रक से बाहर मत निकलना। फिर मैं उस आदमी से पूछता हूँ, बाबा आखिर ऐसा क्या है आगे जो आप मुझे ये सब बता रहे हो? लेकिन वो आदमी मुझसे सिर्फ इतना कहता है, जितना तुमको बोला गया है वह सब याद रखना। उसके बाद वह आदमी मेरे ट्रक से उतर जाता है। फिर मैं अपने ट्रक को आगे की ओर बढ़ा लेता हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर उस आदमी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि आधे घंटे को कम मत समझना, लिफ्ट मत देना, रुकना मत। इन सब बातों को सोचकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था कि मुझे अचानक से कुछ जोर से फटने की आवाज आती है। वह आवाज उस सुनसान हाईवे पर इतनी ज्यादा गूंजती है कि उसे सुनकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ और मैं अपना ट्रक रोक लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि वह जो कुछ फटने की आवाज मुझे सुनाई दी थी, दरअसल वह मेरे ट्रक के टायर फटने की आवाज थी। मुझे इतना तो पता चल चुका था कि मेरे ट्रक का टायर फट गया है, और जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। आज अगर मेरा खलासी साथ होता तो मेरी कुछ मदद हो जाती। ऐसे कामों के लिए खलासी की काफी जरूरत पड़ती है, लेकिन आज मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। अब मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था और सड़क के किनारे वो काला घना जंगल जो उस वक्त और भी भयानक लग रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रक का पिछला टायर फटा था। अगर फ्रंट वाला टायर होता तो शायद मेरा बैलेंस बिगड़ जाता और मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, क्योंकि ट्रक को मैंने काफी स्पीड से चलाकर लाया था। अब मैं उस सुनसान हाईवे पर बिल्कुल अकेला था। अंधेरा बहुत ज्यादा था और अब मुझे टायर को भी बदलना था। फिर मैं ट्रक से बाहर उतर जाता हूँ। उस सुनसान सड़क के अंधेरे में सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी जल रही थी, जो कि सामने की तरफ दिखाई दे रही थी। मैंने उतरने से पहले टॉर्च को साथ ले लिया था, क्योंकि टॉर्च को हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि आज मुझे इसकी जरूरत पड़ गई। अब मैं ट्रक के पीछे जाता हूँ और फिर वहां से दूसरा टायर निकालता हूँ और फिर अपने ट्रक के उस फटे टायर को बदलने के लिए उस टायर को खोलना शुरू कर देता हूँ। थोड़े समय के बाद मैं उस टायर को निकाल लेता हूँ और फिर दूसरे टायर को उसकी जगह लगाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं टायर को बदल ही रहा था कि अचानक से मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी लड़की की आवाज होती है, और वह मुझे पीछे से कहती है, बाबूजी क्या हो गया? उसकी आवाज को सुनकर पहले तो मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर इतनी रात को किसी की आवाज सुनना किसी के भी होश उड़ा सकता है। लेकिन फिर मैं खुद को संभाल कर पीछे की ओर देखता हूँ तो मुझे एक लड़की नजर आती है, जो कि देखने में काफी सुंदर होती है। उसकी उम्र यही कोई 20 से 22 साल तक होती है, और वह मुझसे कहती है, बाबूजी क्या हो गया? आप कुछ परेशान लग रहे हो। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं काफी हैरान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह लड़की कौन है, और वह भी अकेले जंगल के बीचों बीच इस सड़क पर क्या कर रही है। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि वह लड़की एक बार फिर मुझसे पूछती है, बाबूजी किधर खो गए हो? उसकी बात सुनकर मैं उस लड़की से पूछता हूँ, तुम कौन हो और इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बात को सुनकर वह मुझसे कहती है, बाबूजी मैं यहीं पास वाले गांव से हूँ और मैं रोज सब्जी बेचने के लिए पीछे वाले कुछ गांव में जाती हूँ। आज मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है, जिसके कारण मुझे रात हो गई। अब मैं अपने गांव की तरफ ही जा रही थी कि मैंने आपके ट्रक की रोशनी को देखा और सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत हो। तो मैं उससे कहता हूँ, तुम क्या मदद करोगी मेरी? लेकिन इस बार मेरे पूछने पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसको नजरअंदाज किया और अपने ट्रक के टायर को बदलने लगा। अब कुछ देर बाद मैंने अपने ट्रक का टायर बदल दिया और फिर मैं अपने ट्रक की खिड़की को खोलकर ऊपर चढ़ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ, लेकिन वो लड़की अभी भी उसी जगह खड़ी होकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे ऐसा खड़ा देखकर मुझे अजीब लगता है और मैं सोचता हूँ कि बड़ी अजीब लड़की है, अभी तक यहीं खड़ी है। लेकिन मैं इस बार फिर उसे नजरअंदाज करके अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ। अब मैं जैसे ही अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ, ट्रक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो जाता है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार भी ट्रक स्टार्ट नहीं होता।
ये सब देखकर मुझे काफी हैरानी होती है, क्योंकि अब तक तो मेरे ट्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो अब इससे क्या हो गया? मैं एक बार फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार भी वही होता है। मुझे बार बार ट्रक को स्टार्ट करते देखकर वह लड़की मेरे खिड़की के पास आ जाती है और कहती है, बाबूजी अब क्या हो गया? तो मैं उससे कहता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो वह लड़की मुझसे कहती है, कोई बात नहीं बाबूजी, अगर आपका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप आज की रात हमारे घर चल सकते हो, वहां आराम करो और सुबह अपने ट्रक का काम करवा के निकल जाना। उसकी बात सुनकर मैं उसे कहता हूँ, तुम्हारे गांव में क्या कोई मैकेनिक होगा? तो वह लड़की मुझसे कहती है, हाँ बाबूजी, एक मैकेनिक है जो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इस वक्त तो काफी रात हो गई है, आप मेरे साथ हमारे घर चलो, सुबह मैं उसको बोल दूंगी और वह आपकी मदद भी कर लेगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सोचता हूँ कि रात भी काफी हो गई है और इस सुनसान सड़क पर रुकना भी खतरे से खाली नहीं है, तो क्यों ना इस लड़की के घर ही चला जाऊं। जब ये इतना बोल ही रही है तो चला जाता हूं और सुबह वहां से मुझे मैकेनिक भी मिल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद मैं उस लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता हूं और मैं उससे कहता हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हारा गांव कितनी दूर है? तो वह लड़की मुझसे कहती है, मेरा गांव इस सड़क से नीचे की ओर थोड़ी दूरी पर है, यहाँ से 5 से 10 मिनट लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा जंगल पार करते ही हम गांव तक पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं सोचता हूं कि क्या मुझे इस लड़की पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि पीछे जो आदमी मुझे मिला था, जिसे मैंने लिफ्ट दी थी, उसने मुझसे कहा था कि हमें किसी भी अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसने मुझे इस रास्ते पर रुकने से भी मना किया था, लेकिन ट्रक के टायर फटने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वह लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी क्या सोच रहे हो? तो मैं उसे कहता हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर इस तरह माल से भरे ट्रक को खड़ा करना क्या सही रहेगा? मेरी बात सुनकर वो लड़की मुझसे कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके ट्रक को कुछ नहीं होगा, वैसे भी अब रात काफी हो गई है और इतनी रात को इस सड़क पर कोई नहीं चलता। उसकी यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि इस रास्ते पर रात को कोई नहीं चलता? क्या यह रास्ता मेन हाईवे पर जाकर नहीं मिलता? मेरी बात सुनकर पहले तो वह चुप रहती है, लेकिन फिर अचानक से सोचकर कहती है, नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है, ये सड़क मेन हाईवे से मिलती है, लेकिन रास्ता थोड़ा सुनसान होने की वजह से लोग रात के वक्त इस तरफ कम सफर करते हैं। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर उसकी बात पर यकीन कर लेता हूँ और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब मैं उस लड़की के साथ उसके गांव की तरफ निकल जाता हूँ। हम दोनों उस सड़क से नीचे की ओर बने पुराने रास्ते पर चलने लगते हैं। उस गांव की ओर जाने वाला रास्ता कच्चा था और पूरा रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। अब हमें उस रास्ते पर चलते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, लेकिन गांव कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने इस लड़की पर विश्वास करके कोई गलती तो नहीं कर दी। अब तो मुझे इस लड़की के साथ इस रास्ते पर चलते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन गांव का तो कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। अब मेरी बेचैनी थोड़ी बढ़ जाती है और मैं उस लड़की से पूछता हूँ, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा गांव सड़क से थोड़ी दूरी पर है और अब हमें चलते हुए 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तुम्हारा गांव तो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। इस जंगल को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ कोई गांव ही नहीं होगा। तो वह लड़की थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, बाबूजी आप ऐसे ही डर रहे हो, आप चिंता मत करो और मेरे पीछे पीछे चलते रहो। उसकी बात सुनकर मैं सोचता हूँ कि जब इतनी दूर तक आ ही गया हूँ तो थोड़ा और चल लेता हूँ। अब 5 मिनट का और सफर करने के बाद मुझे जंगल के बीचों बीच एक गांव नजर आता है, जिसे देखकर मैं सोचता हूँ कि इतने घने जंगल के बीचों बीच यह गांव कैसे बसा हुआ है। जिस रास्ते से हम अभी आए थे उसे देखकर तो नहीं लगता था कि इस तरफ लोगों की आवाजाही होगी। फिर मैं इस बात को नजरअंदाज करते हुए
गांव के करीब पहुंचता हूं। उस गांव का माहौल अजीब सा लगने लगता है। चारों तरफ घना सन्नाटा था। बस पेड़ों की शाखाओं से हवा के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के घर मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर टूटे फूटे और वीरान नजर आ रहे थे। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ रहने वाले लोग इस गांव को छोड़कर चले गए हों, क्योंकि उस गांव की हालत देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ लोग रहते होंगे। ये सब नजारा देखकर मैं उस लड़की से कहता हूँ, यहाँ कोई रहता भी है या यह गांव ऐसे ही सुनसान रहता है? तो वह लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, और जो रहते भी हैं वो काफी गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से वे लोग अपने घर का गुजारा कर पाते हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने घर की मरम्मत करवा सके। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस गांव को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसा वह लड़की मुझसे कह रही थी। लेकिन मैं इस बात को ज्यादा न सोचकर उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। फिर वह लड़की एक घर के सामने रुक जाती है। वह घर गांव के थोड़ा ऊपर की तरफ था। रुकने के बाद वह मुझसे कहती है, बाबूजी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। उसके बाद वह लड़की दरवाजा खोलती है और मुझे अंदर आने के लिए कहती है। फिर मैं उस घर के अंदर चला जाता हूँ। जिस घर के अंदर मैं गया था वह घर भी काफी पुराना दिख रहा था, लेकिन गांव के दूसरे घरों से थोड़ा अच्छा था। उस घर में थोड़ी देर बैठने के बाद वह लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी, आप हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद मैं हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ और फिर वह लड़की मुझे खाना देती है। फिर मैं खाना खाता हूँ। अब खाना खाते खाते मैं उस लड़की से पूछता हूँ, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हारे घर पर मुझे और कोई क्यों नजर नहीं आ रहा? तो वह लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। फिर मैं उसे कहता हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो वह लड़की मुझसे कहती है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो पिछले 2-3 दिन से बीमार है और वो यहीं दूसरे कमरे में आराम कर रही है। उसके बाद मैं अपना खाना खत्म कर लेता हूँ और कुछ देर बाद उस लड़की से कहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवा दोगी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि उनकी तबीयत के बारे में उनसे पूछ सकूं कि अब वह कैसी है। मेरी बात को सुनकर वह लड़की पहले तो कुछ सोचती है और फिर मुझसे कहती है, बाबूजी, इस वक्त वो आराम कर रही होंगी और उनकी नींद को खराब करना ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको सुबह उनसे मिलवा दूंगी। आप सुबह आराम से मिलना और उनकी तबीयत के बारे में भी पूछ लेना। उसके ऐसा कहने पर मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्या पता वह ठीक बोल रही हो सकता है कि वे आराम कर रही होंगी। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि वह लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी, आप कमरे में चलकर आराम कर लीजिए, सुबह आपको जल्दी भी तो निकलना है। उसके बाद वह मुझे कमरे में ले जाती है और मुझसे कहती है, बाबूजी, अब आप आराम कर लीजिए और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। फिर मैं उसे कहता हूँ, कोई बात नहीं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। उसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। अब मैं उस कमरे में आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है। अभी मुझे नींद के हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि मेरे कानों में कुछ आवाज आती है, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट जाती है और मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ। वो आवाज सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। फिर मैं सोचता हूँ, इतनी रात को लकड़ी कौन काटेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने बिस्तर से उठ जाता हूँ और अपने कमरे से बाहर की तरफ निकलता हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक बड़े से हॉल में आ जाता हूँ। उस हॉल के बिल्कुल सामने की तरफ एक कमरा था और यह आवाज उसी कमरे से आ रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस कमरे से मुझे वो आवाज आ रही थी, ये वही कमरा था जिसमें उस लड़की की माँ आराम कर रही थी। अब उस कमरे की तरफ देखकर मैं सोचता हूँ कि इतनी रात को आखिर इस कमरे से यह कैसी आवाज आ रही है, जबकि उस लड़की ने तो कहा था कि यहाँ उसकी माँ आराम कर रही है और वह बीमार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये आवाज उस कमरे से क्यों आ रही है। उसके बाद मैं उस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता हूँ और धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाता हूँ।
पहुंचने के बाद मैं उस दरवाजे से अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करता हूं। तभी मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ देर बाद मुझे उस लड़की की भी हंसी सुनाई देती है जिस लड़की के साथ मैं इस घर में आया था। उन दोनों की हंसी को सुनकर मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगती है और मैं सोचने लगता हूं कि इतनी रात को ये दोनों पागल तो नहीं हो गई है जो यूं हंस रही हैं। उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से इन्हें देख सकूं कि आखिर ये दोनों इतनी रात को क्या कर रही हैं। दरवाजा अंदर से बंद था और मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे देख लें। फिर मैं दरवाजे को अच्छे से चेक करता हूं कि कहीं कोई छेद मिल जाए जिसकी मदद से मैं अंदर देख सकूं कि ये दोनों इतनी रात को क्या कर रही हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद नजर आ जाता है। छेद थोड़ा छोटा था लेकिन उसके आर पार देखा जा सकता था। अब मैं ज्यादा देर ना लगाकर उस दरवाजे के छेद से अंदर की ओर देखता हूं और फिर जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरी हालत खराब हो जाती है। अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल जब मैंने उस छेद से अंदर की ओर देखा तो मैं देखता हूं कि एक बूढ़ी औरत जो कि देखने में काफी खूंखार लग रही थी, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें इतनी भयानक दिख रही थी कि उन्हें देखकर कोई भी डर जाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की जगह किसी ने जलते हुए अंगारे रख दिए हों। उसके बड़े बड़े दांत जो कि मुंह से बाहर की ओर दिखाई दे रहे थे और उसके नाखून लंबे और तेज दिख रहे थे। लंबे लंबे सफेद बालों के साथ वह और भी डरावनी दिख रही थी। उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए और वह मुझे किसी का कच्चा मांस खाते हुए दिखाई दे रही थी। मुझे तो वह एक चुड़ैल लग रही थी। उसके बाद मैंने अपनी नजर को थोड़ा साइड की ओर किया और उसे देखकर मैं और भी ज्यादा डर जाता हूँ। दरअसल मैं देखता हूँ कि उस बूढ़ी चुड़ैल के साइड में एक मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता कि वह आदमी मरा हुआ है, तो मैं आपको बताता चलूं कि उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी। टेबल उस आदमी की लाश को कोई कुल्हाड़ी से काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके टुकड़े बना रहा हो। अब मैं थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ तो देखकर और भी डर जाता हूँ। दरअसल उस लाश के जो टुकड़े कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मुझे अपने साथ उस घर में लेकर आई थी। लेकिन अब उसका भी रूप बदल चुका था। वह भी मुझे एक चुड़ैल की तरह लग रही थी क्योंकि उसके भी लंबे लंबे दांत और नाखून थे और उसकी आंखें तो उस बूढ़ी चुड़ैल से भी ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। उसका पूरा शरीर बदल चुका था और वह कुल्हाड़ी के साथ उस लाश को काट रही थी और हंस रही थी। उसके बाद वह लड़की जो चुड़ैल बन चुकी थी उस बूढ़ी से कहती है, मां तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक और शिकार का इंतजाम कर लिया है और कुछ देर बाद मैं उसको भी मारकर तुम्हें खिलाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी हालत और खराब हो जाती है। दरवाजे के बाहर मेरी टांगें कांप जाती हैं और डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि जिस शिकार की यह चुड़ैल बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उस कमरे के अंदर का यह सब नजारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा क्योंकि इतना भयानक नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। उस पूरे कमरे में मुझे पीछे की तरफ काफी इंसानी कंकाल नजर आ रहे थे। अब मैं थोड़ी हिम्मत करके खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कि अभी यह दोनों चुड़ैल इस लाश को खाने में व्यस्त हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं। उसके बाद मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर की तरफ से बंद कर दिया हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी जान को कैसे बचाऊं। डर की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि अभी कुछ मिनटों में यह दरवाजा खुलेगा और फिर उसमें से वह चुड़ैल बाहर निकलेंगी और फिर मुझे मारकर खा जाएंगी। काफी देर तक बाहर का रास्ता ढूंढने के बाद मुझे एक खिड़की नजर आती है जो एक तरफ से टूटी हुई दिखाई दे रही थी। अब मैं उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह भी नहीं खुल रही थी।
फिर मैंने एक जोरदार लात उस खिड़की पर मारी और इस बार वह खिड़की टूटकर बाहर की तरफ खुल जाती है। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाता हूं। मैं उस घर से बाहर की तरफ भागता हूं और उस डरावने गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। जब मैं उस गांव से भाग रहा था तो वहां के घरों को देखकर और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उस गांव का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। वह पूरा गांव अब एक डरावने खंडहर की तरह लग रहा था। अभी मैं उस गांव से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। शायद ये उन्हीं चुड़ैलों की आवाजें थीं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें मेरे भागने का पता चल चुका हो। अब मैं उन चीख पर ध्यान न देकर गांव को पार कर लेता हूं और फिर मैं जंगल के बीचों बीच उस रास्ते पर पहुंच जाता हूं जो सड़क तक जाता है। जैसे ही मैं उस जंगल के रास्ते पर पहुंचता हूं जो सड़क तक जाता है, मैं देखता हूं कि मेरे आगे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं कि जिस सफेद कपड़े वाली औरत की मैं बात कर रहा हूं, यह वही लड़की है जिसके साथ मैं उसके घर गया था, और अब वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में मेरे सामने खड़ी है। वह बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच खड़ी होती है। उसे देखकर मेरी हालत अब और भी खराब हो जाती है और मैं उस रास्ते को छोड़कर जंगल की दूसरी तरफ भागता हूं। अभी मैं भाग ही रहा था कि मुझे एक जोरदार धक्का लगता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। गिरने के बाद जैसे ही मैं पीछे की ओर पलटता हूं तो मैं देखता हूं कि वह चुड़ैल उड़ती हुई मेरे ऊपर आ जाती है। उसे इस तरह से अपने ऊपर बैठा देखकर मुझे अपनी मौत नजर आने लगती है। मैं बस इतना ही सोचता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता। उस वक्त मैं सिर्फ भगवान को याद करता हूं और कहता हूं कि काश मैं बच जाऊं। लेकिन उस चुड़ैल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही पल में मुझे जिंदा खा जाएगी। अब वह चुड़ैल मेरी तरफ देखकर अपनी जीभ बाहर करती है और फिर अपने होठों पर लगे खून को साफ करती है। शायद यह उस आदमी का खून था जिसे उसने उस घर में मार डाला था। अब वह चुड़ैल मेरी तरफ देखकर कहती है, तूने क्या सोचा था? मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगी। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसका चेहरा इतना खौफनाक नजर आ रहा था कि अगर कोई भी देखे तो उसी वक्त डर के मारे मर जाए, और शायद अब मेरी भी हालत वही थी। उसके बाद वह चुड़ैल एक जोरदार चीख मारती है और अपने तेज नाखूनों को मेरे कंधों पर दबाती है। उसके ऐसा करते ही मैं जोर से चिल्लाने लग जाता हूं, क्योंकि उसके तेज नाखून मेरे कंधों में धंस रहे थे और मुझसे वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वह चुड़ैल अपना मुंह खोलकर मेरी गर्दन की तरफ देखती है। उसे ऐसा करते देख मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि अब मैं बच नहीं सकता और यह मेरा खून पी जाएगी। अब जैसे ही वह अपना मुंह मेरी गर्दन की तरफ लाती है, वह जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख पूरे सुनसान जंगल में गूंज रही थी। मैंने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक चीखने के बाद वो अपने तेज नाखूनों को मेरे कंधों से वापस निकाल लेती है और मेरे ऊपर से पीछे की ओर चली जाती है। उसे ऐसा करते देख मैं अपनी आंखें खोलता हूं और मुझे वह थोड़ी पीछे की तरफ भागती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से डर रही है। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और वह किसी आदमी की होती है। वह मुझसे कहता है, बेटा जल्दी वहां से उठो और मेरे पीछे आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर मैं पीछे की तरफ देखता हूं और मुझे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे मैंने अपने ट्रक में लिफ्ट दी थी, जो खुद को एक रिटायर्ड फौजी बता रहा था। वो आदमी मुझसे कहता है, बेटा जल्दी से उस जगह से हट जाओ और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। मैं डर और घबराहट के बावजूद उसके पास चला जाता हूं। वह आदमी मुझसे कहता है, मेरे पीछे रहो। मैंने वैसा ही किया। उस आदमी के हाथ में एक छड़ी थी। जैसे ही उसने उस छड़ी को चुड़ैल की तरफ किया, चुड़ैल की हालत खराब होने लगी। वो छड़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस चुड़ैल को काफी तकलीफ हो रही हो। उस आदमी ने मुझे पीछे रहते हुए वहां से निकलने को कहा। फिर हम दोनों उस जंगल के रास्ते से सड़क की तरफ भागने लगे। भागते वक्त वह चुड़ैल कई बार हमारा पीछा करती, लेकिन हर बार वह आदमी उस छड़ी को दिखाकर उसे पीछे कर देता। उस छड़ी को देखकर मैं हैरानी में पड़ गया।
मेरे मन में सवाल उठने लगे। एक साधारण सी दिखने वाली छड़ी से यह चुड़ैल कैसे डर सकती है? लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। हो सकता है इस बूढ़े आदमी ने इसे मंत्रों और तंत्रों से सिद्ध कर रखा हो। फिर किसी तरह हम लोग अपने ट्रक तक पहुंच गए। मैंने जल्दी से ट्रक की खिड़की खोली और उसमें बैठ गया। वह बूढ़ा आदमी भी मेरे साथ ट्रक में बैठ गया। मैं घबराते हुए ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक पहली बार में ही स्टार्ट हो गया। वह आदमी मुझसे कहता है, बेटा जल्दी यहां से निकलो। मैंने ट्रक को तेजी से वहां से निकाल लिया। रास्ते में ट्रक चलाते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, नहीं तो आज मैं उन चुड़ैलों का शिकार हो जाता। उस आदमी ने जवाब दिया, बेटा मैंने तभी तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मुझे पहले ही पता था कि यह रास्ता तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। मैंने थोड़ी देर तक तुम्हारे ट्रक का पीछा भी किया था। शुक्र है कि तुम बहुत दूर तक नहीं गए, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। मैंने उससे कहा, बाबा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अपनी मर्जी से इस रास्ते पर नहीं आया। मुझे एक चाय वाले ने इस तरफ शॉर्टकट बताकर भेजा था, लेकिन बाबा मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे इस तरफ क्यों भेजा। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, जिस चाय वाले की तुम बात कर रहे हो उसकी मौत 9 साल पहले एक सड़क हादसे में हो चुकी है। उसने आगे बताया, 9 साल पहले एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और वो ट्रक सड़क के किनारे बनी उस चाय की टपरी से जा टकराया था। उस हादसे में उस चाय वाले की मौत हो गई थी। तब से वो टपरी बंद है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस चाय वाले की आत्मा अब भी वहां भटकती है। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वह ट्रक ड्राइवरों को इस तरफ भेजता है ताकि वह लोग आगे जाकर उन चुड़ैलों का शिकार बन जाएं। उसकी यह बात सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। मैंने उससे पूछा, बाबा मैंने उस टपरी पर जो चाय पी थी तो फिर वो क्या था? वो आदमी बोला, बेटा वो सब छलावा था। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि हमारे ट्रक के सामने एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। वो औरत हमें घूर रही थी। उस औरत को सड़क के बीच खड़े देख मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा ये औरत कौन है? बूढ़ा आदमी शांत रहा और फिर गंभीर आवाज में बोला, बेटा यह भी एक छलावा है। यह सब उन चुड़ैलों का जाल है। वह चाहती हैं कि तुम ट्रक रोक दो और फिर वह तुम पर हावी हो जाएं। लेकिन ध्यान रखना, गलती से भी ट्रक मत रोकना। मैंने उसकी बात मानी और ट्रक को रुकने नहीं दिया। मैंने सीधे उस औरत की ओर ट्रक को बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उस औरत के ऊपर से गुजरा, मैंने डर के मारे बैक मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैंने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हमें मेन हाईवे दिखाई दिया। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बेटा ट्रक रोक लो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने ट्रक को रोक दिया और उससे कहा, बाबा आप यहां से वापस कैसे जाएंगे? यह इलाका बहुत खतरनाक है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे इन चुड़ैलों से डरने की जरूरत नहीं है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उससे कहा, बाबा अगर आप सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी शॉर्टकट के लालच में मत पड़ना और किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वह आदमी ट्रक से उतर गया और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी बातों ने मेरे मन में एक गहरा असर छोड़ा। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। हाईवे पर चलते चलते अचानक मुझे सामने से एक और ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उस ट्रक वाले ने मुझे डिपर मारकर रुकने का इशारा किया। उसके इशारा करने पर मैं अपने ट्रक को रोक लेता हूँ। फिर वह दूसरा ट्रक वाला भी अपना ट्रक मेरे ट्रक के साथ में रोक लेता है और मुझसे कहता है, उस्ताद जी आप किधर से आ रहे हो? मैं उसे उस शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ इशारा करके बोलता हूँ, मैं यहाँ से इस मेन हाईवे पर आया हूँ। मेरे ऐसा कहने पर वह थोड़ा चुप हो जाता है और फिर मुझसे कहता है, उस्ताद जी इतनी रात को उस तरफ से जिंदा लौटते हुए किसी को पहली बार देखा है। फिर वह मुझसे कहता है, क्या आपके साथ इस रास्ते पर कुछ हुआ था? फिर मैं उसे अपनी सारी आपबीती बता देता हूँ।
और यह भी बताता हूँ कि एक बूढ़े आदमी ने मेरी जान बचाई है जो एक रिटायर्ड फौजी है। मेरी ये बात सुनकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर मुझसे कहता है, उस्ताद जी, शायद आपको पता नहीं, जिस बूढ़े आदमी की आप बात कर रहे हो उसे मरे हुए कई साल हो गए हैं। उस बूढ़े आदमी की आत्मा आज भी इस तरफ से भटकते लोगों की मदद करती है। फिर वह ड्राइवर मुझसे कहता है, उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने बहुत से लोगों को उन चुड़ैलों से बचाया है। उसकी बात सुनकर मैं फिर से डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर मैं यकीन करूँ भी तो किस पर करूँ? क्या वह बूढ़ा आदमी सच में एक आत्मा था? इसके बाद वह ड्राइवर मुझसे कहता है, उस्ताद जी, आपको इस सड़क पर आने से पहले वहां लगा बोर्ड देख लेना चाहिए था। उस बोर्ड पर चेतावनी भी लिखी थी। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, मैंने उस बोर्ड को देखा था, लेकिन जो भी उस पर लिखा हुआ था सब धुंधला हो गया था। इसके बाद वो ड्राइवर मुझसे कहता है, किस्मत अच्छी थी आपकी जो बच गए, दोबारा ख्याल रखना। यह कहकर वह वहां से अपने ट्रक को लेकर निकल जाता है। फिर मैं भी अपने ट्रक को आगे की ओर बढ़ा लेता हूँ, लेकिन ट्रक चलाते चलाते मैं सोचता हूँ, आखिर मेरे साथ आज हुआ क्या, और क्या सच में वह आदमी भी आत्मा था? फिर मैं इस बात पर यकीन करने लगता हूँ, क्योंकि उस सड़क के बीच में उस आदमी का लिफ्ट मांगना और फिर सही वक्त पर उस जगह पहुंच जाना जहां उस चुड़ैल ने मुझे लगभग मार ही दिया था। और मैं ये भी सोचता हूँ कि उसकी छड़ी से उस चुड़ैल का डर जाना, अब मुझे सब समझ आ गया था कि वह बूढ़ा आदमी सच में एक आत्मा था। जो भी हो, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से हूं। इसके बाद मैंने कभी किसी शॉर्टकट रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की और कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो, कभी शॉर्टकट का लालच नहीं करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।